जनता का आदेश हमें आशीर्वाद हमें सड़कों पे लड़ने के लिए रहेगा। हम लोग सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे और जिस दिन जनता का आशीर्वाद हमें सदन के लिए होगा कि आदेश सदन के लिए होगा, उस दिन हम सदन में भी आवाज़ उठाएंगे। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। इसको लेकर के हमारी एक निर्णायक जंग है जो शुरू हो चुकी है। अंकिता हत्याकांड आपके सामने है। पर्वत संकल्प न्यूज, अब हर खबर आप तक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पर्वत संकल्प में। पर्वत संकल्प लगातार उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर बात करता आया है। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों पर लगातार उत्तराखंड क्रांति दल भी प्रकाश डालता है। उत्तराखंड क्रांति दल से मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहला अगर सवाल मैं आपसे पूछूं सर, तो अगर करंट मुद्दों की ही बात करें तो अभी हाल ही में अब आने वाले हैं विधानसभा सत्र। विधानसभा सत्र को हम लगातार देखते हैं कि विपक्ष अलग अलग मुद्दों पे उसमें घेराव करता है और अब तो खैर बहुत सारे मुद्दे उत्तराखंड के पास से बात करने के लिए। तो किन मुद्दों पर यूकेडी की रणनीति है कि वो घेराव करेंगे विधानसभा का? दो तीन बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो जो महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। इसको लेकर के हमारी एक निर्णायक जंग है जो शुरू हो चुकी है। अंकिता हत्याकांड आपके सामने है जिसको लेकर के पूरे उत्तराखंड में उबाल है। उसके अलावा किरण नेगी हत्याकांड पे सरकार का स्टैंड आप साफ देख चुके हैं। अंकिता नेगी हत्याकांड में किस तरीके से एसआईटी दबाव में है वो आप साफ देख चुके हैं। दूसरा, भर्ती घोटालों को लेकर के आप लगा लीजिए कि केवल फेस सेविंग के लिए, आईवास के लिए सरकार ने लगभग 48 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी 22 की तो ट्रायल कोर्ट से ही जो है जमानतें हो गई। उसमें 9 जो गैंगस्टर जिन पे लगाया गया था उनकी भी जमानतें हो गई ट्रायल कोर्ट से। तो सोचिए फिर सरकार किस लेवल की पैरवी कर रही है। और हमें उम्मीद थी कि सरकार इस वाले विधानसभा सत्र में नकल के खिलाफ एक सख्त कानून लेकर के आएगी और सारी जांच एजेंसियां, सारी परीक्षा कराने वाली एजेंसी इसके पक्ष में थी। लेकिन सरकार ने खुद ब खुद हथियार डाल दिए और बहुत लचर कानून जो लेके आ रही है, जो हमारे पास फीडबैक है, सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये हमारे पास हैं। और तीसरे, जिस तरीके से भू कानून को लेकर के हमारी लड़ाई है, तमाम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक कमेटी बना के इस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया। केवल एक शासनादेश के भरोसे दिल्ली वाली जो दोनों पार्टियों की सरकारें 20-22 साल से महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर के कोई सीरियस नहीं थी और एक शासनादेश के भरोसे उसे चला रही थी। उसको लेकर के भी हमारी मांग थी कि इस पर तत्काल आप जो है अध्यादेश लेके आए, लेकिन कोई इस तरीके से सरकार ने अभी तक किया नहीं है, जिसके कारण तमाम बेरोजगारों को इसका नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा आंदोलनकारियों का जो अध्यादेश था 10% क्षैतिज आरक्षण की, उत्तराखंड आंदोलनकारी में उन्होंने लड़ाई लड़ी है और इतनी चीज़ें भुगती हैं उन्होंने, उनका पूरा फ्यूचर ख़राब हो गया। उनको 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए लड़ाई थी हमारी। उसको 7-8 साल तक तो राजभवन में ही लटका रहा, किसी ने कोई कुछ कहा नहीं उस पर, और अभी भी सरकार उसको लेकर के अध्यादेश लाने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमारी लड़ाई है। एक और सरकार जो हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं उनके हाथों से घास छीन रही है, उनकी पीठ से, और इस तरीके का जो अध्यादेश था हमारा महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, उसको लेकर के भी रोजगार छीना जा रहा है। तो ये सारी लड़ाई है और इस बार सड़कों पे उतर करके हम लोग ये निर्णायक जंग लड़ेंगे। राज्य में पूरी तरीके से मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात होगी। ये कानून का राज तो रह ही नहीं गया है। जी सर, पूरे 22 साल हो गए हैं युवा उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन आज भी अगर बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्रोत अगर आय का है तो वो टूरिज्म से है, लेकिन टूरिज्म के लिहाज में भी अभी 20% कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं उत्तराखंड में जिसका 20% जो भी इकट्ठा होता है मानदेय, वो सारा यूपी सरकार के पास जाता है। तो अभी तक उसको लेकर क्यों कोई कड़ा नियम सरकार नहीं ले पाई? इसलिए नहीं ले पाई है कि ये केवल 5 संसदीय सीटों वाला राज्य है और यूपी लगा लीजिए कि 80 संसदीय सीटों का राज्य है। तो जाहिर सी बात है कि देश में, केंद्र में कुर्सी का रास्ता जो है यूपी से होकर जाता है। केवल 5 संसदीय सीटों वाले राज्य पे लेकर के ये सीरियस नहीं है। और हम लोग पहले से ही कहते थे कि पहले काले अंग्रेजों का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके का व्यवहार भारत के साथ करती थी, उसी तरीके का व्यवहार दिल्ली वाली जो पार्टी है ये उत्तराखंड के साथ कर रही है। इन्होंने उत्तराखंड को उपनिवेश बना के रख दिया है और उत्तराखंड के हितों की कीमत पे ये लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को पालने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर चाहे खनन को लेकर के संसाधन हो या पर्यटन को लेकर के आप ये लगा लीजिए कि हमारा जो परिसंपत्तियों का बंटवारा था, केवल एक केस स्टडी के रूप में अगर हम केवल अलकनंदा होटल की संपत्ति को भी ले कि हमें अपना अलकनंदा होटल जो हमारी ज़मीन पे है उसे वापस लेना था, लेकिन इतना पुराना होटल उन्होंने दे तो दिया, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन
हमने उनको सौंप दी और बाकायदा होटल के लिए सौंप जी। दी। जब वो होटल की चाबी हमने उत्तर प्रदेश को सौंपी, तब जाकर के उन्होंने दाएं हाथ से उत्तराखंड की जो संपत्ति थी, परिसंपत्ति अलकनंदा होटल, वो उत्तराखंड को सौंपा है। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो कि किस तरीके का भेदभाव हमारी ही संपत्तियों के बंटवारे में हमारे साथ हो रहा है। और इस तरीके का भेदभाव सिर्फ पर्यटन में नहीं, बल्कि सारे सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो बड़ी परिसंपत्तियां पर्यटन के नाम पे जो डेवलप हो रही हैं, वो सारी की सारी इस तरीके से डेवलप हो रही है कि पैसा तो उनके जीवनाधार में, उनको बनाने में उत्तराखंड की जनता के टैक्स के पैसे से लग रहा है, लेकिन उनको लीज पे, उनको पीपीपी मोड पे जो है यूपी के जो तमाम भाजपा और कांग्रेस के जो आका हैं, जिनकी कठपुतली के रूप में उत्तराखंड में सरकारें चलती हैं, उनको सौंप दिए जा रहे हैं। तो मतलब पैसा हमारा, संसाधन हमारे, रिसोर्सेज हमारे, सब कुछ हमारा, लेकिन फ़ायदा जो है दोबारा से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो बैठे हुए इनके आका है, गुजरात में बैठे आका है, उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोग तो फिर से ठगे के ठगे रह गए इसमें। इसीलिए रह कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें तो नुकसान ही है। विस्थापन हम झेल रहे हैं, पर्यटन योजनाओं के नाम पे हो या बंदरबाग भालू के नाम पे, जो उनके लिए तो ये इको टूरिज्म है। ये देश में गाते फिरते हैं कि बाघ बढ़ने के नाम पे जश्न मनाते हैं। सेम उसी दौरान जो है उत्तराखंड में जो पहाड़ के लोग हैं, वो बाघ से डरते हैं, उन पे खौफ है और हम पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उनके लिए यहाँ पे पार्क बढ़ाए जा रहे हैं, उनके मनोरंजन के साधन जो है यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी जंगल सफारी बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अगर बाघ जो है हमारी आबादी में आ जाए, हमारे खेत घरों में आ जाए, तो उसके लिए ग्रामीणों के लिए, हमारे लोगों के लिए कोई भी सीरियस नहीं है। जी। एक सवाल से मेरा ये, आपने कहा कि हर सेक्टर में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से सब देखने को मिल रहा है। सर, एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी भाजपा सरकार में कि सीबीआई जांच से कुछ ज़्यादा ही डर सरकार को इस समय लगता है, चाहे हत्याकांड की बात करें या फिर बात करें शिक्षा घोटाले की। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब आप लगा लो, लेटेस्ट एक सीबीआई जांच त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के जो हाई कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था और आदेश दिए थे सीबीआई को कि इनकी जांच की जाए। भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर वो सही है और साफ सुथरे तो उनको सीबीआई जांच से मतलब इनकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भर्ती घोटाले के मामले में भी कह रहे थे कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। अंकिता हत्याकांड के मामले में भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। इसमें जो इन्होंने खुद रांची घूसकांड वाला घोटाला किया था, तमाम जो भ्रष्टाचार है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, हम सीबीआई जांच के खिलाफ हैं। तो भाई, आप सीबीआई जांच के पक्ष में हो कहाँ? जाहिर सी बात है, इन्होंने खुद भी बयान दिए थे कई बार, कई मौक़ों पे, कि एसआईटी और एसटीएफ क्योंकि हमारे हाथ में होती है, हम उसको निर्देश दे सकते हैं, इसलिए एसआईटी और एसटीएफ से। अब सरकार के दो ही भरोसे हैं, एक तो एसआईटी और एक इनका जो अपना आईटी सेल है, इसी दो के भरोसे। और एक तरीके से जिस तरीके से सीबीआई को ये लोग कहते हैं कि साहब, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये आपस में कि साहब ये तो पिंजरे का तोता है, उसी तरीके से जो यहाँ पे एसआईटी और एसटीएफ है, ये भी राज्य सरकार के पिंजरे के तोते हैं और कुछ नहीं है। ये उन्हीं के अनुसार काम करेंगे, इसलिए ये खुश है, इन्हें कोई परवाह भी नहीं है। घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। हाँ, सीबीआई को अगर एक बार इस बात, इन कारनामों की जांच जाती है, तो क्योंकि सीबीआई स्टेट लेवल से बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि इन पे आँच आने की संभावना है, इसीलिए ये लोग विरोध भी कर रहे हैं। जी। एक सवाल सर, मेरा अंतिम सवाल है। हर उत्तराखंड वासियों के जहन में ये सवाल कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर आता है। उत्तराखंड बनने से सबसे पहली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल थी, क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल है। लेकिन सर, अगर बात करें तो भाजपा ने यहाँ पे राज किया, कांग्रेस ने राज किया। हो सकता है कि मिला जुला के आपने भी भाजपा और कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं सहयोग किया था उत्तराखंड क्रांति दल ने, लेकिन मजबूत पार्टी की तरह इंडिपेंडेंटली कब हम उत्तराखंड क्रांति दल को देख पाएंगे? और जब संगठन पे उंगलियां उठती हैं, इस तरीके की जो बातें होती हैं, इस पर किस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल काम करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जब हमारी 1-2 सीटें आई और राज्य में स्थिरता को देखते हुए और दोबारा चुनाव में धन, समय, संसाधन की बर्बादी ना हो, इसको लेकर के भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने टाइम पे हमसे खुद समर्थन मांगा। और बाकायदा पॉइंट्स थे कि जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण देंगे, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देंगे। इन सारी चीज़ों पे उन्होंने बात नहीं मानी। तो जैसे ही हम लोग सरकार इनमें शामिल हुए, इनके साथ इनको समर्थन दिया, वैसे ही वो हमारे वादे भूल गए। तो जब भी और हमें फिर तत्काल बाद ही अपना समर्थन वापस भी लेना पड़ा। तो जब भी इनकी सरकारों में रहे, कुछ समय बाद हमें मजबूरन समर्थन वापस लेना पड़ा, क्योंकि इन दोनों दलों ने हमारे साथ छल किया है। बात कुछ कह के, वादा कुछ करके समर्थन दिया, लेकिन जनता के जब ये लोग, जनता के जो मुद्दे, जिन मुद्दों पे हमने समर्थन दिया, उस पर ये लोग, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमें समर्थन वापस लेना पड़ा दोनों टाइम पे। दूसरी बड़ी बात है कि जहाँ तक सरकार बनाने की या सत्ता में आने की बात है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल है और आंदोलनकारी पार्टी रही है, जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय दल होने के नाते, आंदोलनकारी पार्टी होने के नाते जो हमारे नेता हैं,
उनके पास कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी रही है। और आज की डेट में जो राजनीति है, जिस तरीके का चलन दिल्ली वाले दलों ने अपने केंद्रीय ताकत के बल पे बनाया है, बड़े लिप पार्टी होने के नाते और हमसे पुरानी पार्टी होने के नाते कहीं ना कहीं बनाया है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग तमाम संसाधनों में पिछड़ जाते हैं, जनता तक भी पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए भी एटलीस्ट संसाधनों की कमी आड़े आती है। और जिस तरीके से ये सांप्रदायिकता और लोगों को बहकाने बरगलाने का काम करती है, उस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि ये उत्तराखंड को बनाने वाली पार्टी है, वो नहीं कर सकती। वो झूठे वादे नहीं कर सकती, वो लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी अपने लोग हैं, उनके वो दिल से जीने वाली पार्टी है। तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं इस तीन तिकड़म में। और लेकिन हमारा ये है कि भाई सबके दिलों में उत्तराखंड क्रांति दल है, और जब तक जनता का आदेश हमें आशीर्वाद हमें सड़कों पे लड़ने के लिए रहेगा, हम लोग सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे। और जिस दिन जनता का आशीर्वाद हमें सदन के लिए होगा, कि आदेश सदन के लिए होगा, उस दिन हम सदन में भी आवाज़ उठाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे यूकेडी से शिव प्रसाद सेमवाल जी, हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करी। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। पर्वत संकल्प न्यूज, अब हर खबर आप तक।